हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अपनी जूनियर सुपर टेट 2021 की मैथ की जो 50 क्वेश्चंस की क्लासेस हैं, मैं उसको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें मैंने जो पहला चैप्टर हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो कि है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट की हुई हैं। आज से हम MCQs यानी कि ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन पर जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्वेश्चंस जब भी एग्ज़ाम में हमें मिले तो हमें चीज़ें पहले से ही समझी हुई मिले। ठीक है, ताकि वहाँ पे हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ और अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि चीज़ों को क्वेश्चंस आपको इजीली मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सा या से कथन सत्य है या है। यानी इसमें जो कथन आपको दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स में यहाँ देखिए 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, और फिर उसके नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ है। अब देखते हैं, क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, यानी जो नीचे कथन लिखे गए हैं इसमें से कौन से सत्य हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ 3/4 और -5/2 का गुणनफल परिमेय संख्या है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप में से जिसने भी देखा होगा, वो इन सब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही आसानी से वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उन कॉन्सेप्ट को समझिए और फैक्ट को याद करिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस करिए। इससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो पहला ऑप्शन जो है वो है 3/4 और -5/2 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर ऑप्शन जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िएगा और ये बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि इसमें सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। कई बार हम झटके में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सत्य असत्य को चीज़ें नहीं देखते, बस जल्दी से क्या होता है, हम टिक लगा देते हैं और क्वेश्चंस आता है तब भी हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि इसने पूछा है कि कथन सत्य है। ठीक है, सत्य के लिए पूछा है। यहाँ दिया 3/4 और -5/2 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। जबकि हमने जो क्लासेस की हुई हैं उसमें हमने यही सीखा हुआ है कि ये देखिए 3/4 और -5/2 परिमेय संख्याएं हैं, और हमने सीखा है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या संवरक प्रगुण। सबसे पहला जो प्रगुण था वो यही था कि परिमेय संख्याओं में गुणन की जो संक्रिया होती है वो संवरक प्रगुण का पालन करती है। संवरक का मतलब है कि अगर परिमेय को दूसरे परिमेय से गुणा करें तो मिलने वाला आंसर भी परिमेय होगा। पर इसने बोला कि एक परिमेय को दूसरे परिमेय से गुणा करने पर गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या है? 0। तत्समक अवयव मैंने आपको बताया था कि तत्समक या अवयव, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, और मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब पहचान, यानी दी हुई संख्या में कोई ऐसी संख्या, योगात्मक बोला है, योग का बोला है तो इसका मतलब ऐड करना है। तो दी गई संख्या में कोई ऐसी संख्या जिसे ऐड करने पर उसकी आइडेंटिटी, यानी दी गई संख्या की आइडेंटिटी ना बदले, यानी वो संख्या ज्यों की त्यों ही रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, योग का तत्समक अवयव। तो इसने बोला परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो आप सबको पता है कि परिमेय संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या मिलती है, या फिर किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इसने बोला कि परिमेय संख्या 0 जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन 0 क्या नहीं है, आपको सबसे पहले मैंने फैक्ट में लिखवाया था कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको याद रखिएगा।
यहाँ देखिए परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम यानी एक ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर जो योगफल हो वो क्या हो जाए 0। आपको मैंने ये बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में जुड़ने के बाद योगफल को क्या बना दे 0। तो आप सबको पता है कि 0 जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, अगर 0 में कोई ऐसी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर योगफल 0। तो आप सबको पता है कि 0 अगर 0 है तो 0 में 0 जोड़ेंगे या फिर माइनस 0। आपको ये भी बताया था मैंने कि p/q का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो -p/q होता है। -p/q का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो p/q होता है। तो इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह रिवर्स होता है, बदल जाता है। धनात्मक है अगर परिमेय संख्या तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक। आपको पता है 0 ना तो प्लस में आता है ना माइनस में, यानी ना ऋणात्मक परिमेय संख्या और ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है। तो 0 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर हमें 0 मिले? ऑफ कोर्स वो 0 ही होगी। इसका मतलब 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। यहाँ बोला है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है यानी रॉन्ग है। 0 होता है 0 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखिए 1, 2 और 3 में हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही केवल सत्य है और बाकी 2 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला और दूसरा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला और दूसरा क्या है, रॉन्ग है। हमसे बोला है सत्य कथन के लिए केवल दूसरा और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या होगी। और यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा कि कौन सी संख्या या कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको परिमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएँ होती हैं, योग की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और जोड़ की संक्रिया, ये सारी संक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा, चीज़ें तभी आपको इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का योगफल है -5, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग जो है वो -5 है। एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल -5 जो है वो दो संख्याओं का योग है। यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं होती, मान लीजिए एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, जुड़ने के बाद योगफल c होता है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ये वाली परिमेय संख्या हमें पता हो और ये वाली परिमेय संख्या हमें निकालनी हो, तो ये वाली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम a को इधर भेजेंगे। और आप सबको पता है कि जब भी बराबर के चिन्ह के एक साइड से दूसरी साइड में कोई चीज़ भेजी जाती है तो हमेशा संक्रियाओं का रिवर्स होता है। यानी योग की संक्रिया ऋण में बदलती है, ऋण जो है वो धन में बदलता है, गुणा भाग में बदलता है और भाग किस में बदल जाता है, गुणा में। तो यहाँ देखिए +a है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब c - a हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो योगफल है उसमें से दी गई संख्या को अगर हम घटा दें तो जो संख्या हमसे पूछी गई है वो संख्या आसानी से निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर योगफल कितना है, -5। तो हम क्या करते हैं, -5 में से घटा देते हैं कितना, -16/7। तो माइनस का चिन्ह घटाने के लिए और खुद जो परिमेय संख्या 16/7 है वो ऋणात्मक है, यानी माइनस में 16/7 है। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का गुणा, मैंने आपको ये भी बताया कि जब चिन्ह एक जैसे हों तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। तो माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, ये हो गया 16/7 और यहाँ हो गया -5। किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना भी आपको मैंने सिखाया है। इसके नीचे /1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूर्णांक /1 के रूप में अगर लिखा जाता है तो वो परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ 7, तो हर जो है वो बराबर नहीं है। दो ही परिमेय संख्याएं हैं तो हर को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान पड़ेगा। तो 7 और -5 का गुणा, तो माइनस और प्लस आपका माइनस होगा, इसका मतलब 7 × 5 हो गया 35, वो भी माइनस में। फिर प्लस 1 और 16 का गुणा होगा 16 और बटे हर का भी आपस में गुणा होता है, तो 7 × 1 = 7, यानी प्रथम अंश का द्वितीय हर से, द्वितीय अंश का प्रथम हर से, और बटे करके दोनों हरों का आपस में भी गुणा करना पड़ता है। तो इस तरीके से -35 और +16 जब भी विपरीत चिन्ह में किसी भी दो पूर्णांकों को हमें जोड़ना हो विपरीत चिन्हों के साथ, तो देखिए विपरीत चिन्ह में कभी भी संख्याएं जुड़ती नहीं है, हमेशा उनका अंतर लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी किसी भी दो संख्याएं हो, चाहे वो
पूर्णांक हो, पूर्ण संख्याएं हो या फिर परिमेय संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्याएं हो, कोई भी परिमेय कोई भी संख्याएं हो, अगर उनमें लगने वाला जो चिन्ह है वो विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, उनका अंतर लिखा जाता है, उन्हें हम जोड़ते नहीं हैं। तो -35 और 16 का अंतर आपका हो जाएगा कितना, 19। -35 और 16 का अंतर कितना होगा, 19 होगा। और चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या दिखती है उसके सामने जो चिन्ह लगा होता है वो लगाते हैं। तो 16 और 35 में बड़ी संख्या 35 है और 35 के सामने ऋण है, इसका मतलब माइनस, और बटे कितना, यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी माइनस में 19/7। तो माइनस में 19/7 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वेरी गुड। अभी देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x और y दो परिमेय संख्या हो और x प्लस वाई बराबर -15/11 हो तो y प्लस एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को अगर इत्मीनान से आप देखें तो इसने बोला है कि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, फिर बोला है और x प्लस वाई बराबर -15/11, फिर आपसे बोला है कि y प्लस एक्स क्या होगा। अगर गौर से देखें आप तो x प्लस वाई और यहाँ पर y प्लस एक्स, केवल परिमेय संख्या के क्रम को बदल दिया गया है, ये तो किया गया है ना। देखिए यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ y प्लस एक्स है, तो परिमेय संख्या के क्रम को इस क्वेश्चन में बदल दिया गया है। और परिमेय संख्या के क्रम को जब भी बदला जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं के में योग की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। और क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या के क्रम को बदल दें तो उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई अगर -15/11 है तो y प्लस एक्स भी क्या होगा, -15/11 ही होगा। तो -15/11 कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है या है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि फैक्ट, जब भी फैक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा। जिससे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 ये फैक्ट के क्वेश्चन है, यानी फैक्ट जो हमने पढ़ा है उस फैक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस बनाए गए हैं और उन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछा गया। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है, इस बात पर बहुत ध्यान रखिएगा, सत्य और असत्य पर। सत्य और असत्य में कई बार बहुत या फिर कई बार नहीं है या फिर है में पूछ लिया जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, जल्दी में हम नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसे सत्य और असत्य में कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को बहुत इत्मीनान से देखिएगा और बहुत ही इत्मीनान से पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, टाइम को मैनेज करते हुए। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a 0 के बराबर ना हो तो गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम दी गई परिमेय संख्या के लिए वो संख्या होती है जो दी गई परिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल को कितना बना दे, 1 बना दे। तो देखते हैं क्या 1/a और a का गुणनफल 1 आता है। तो आप सबको पता है अगर हम 1/a को a से गुणा करें तो a पूर्ण संख्या के रूप में इसके नीचे बटे 1 करेंगे तो परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इस परिमेय संख्या का हर और इस परिमेय संख्या का अंश दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो परिमेय संख्या का अंश और हर आपस में बराबर है और उनके बीच में गुणा का निशान है तो फिर अंश हर को कैंसिल कर देगा, यानी a इस a को कैंसिल करेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा। 1 और 1 का गुणा 1, 1 और 1 का गुणा 1, यानी 1/1 बराबर क्या होता है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a ही होगा, क्योंकि 1/a और a का गुणनफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता है कि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य होता है। और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कंडीशन है कि गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जबकि शून्य में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करिए या फिर किसी भी संख्या का गुणा करिए तो गुणनफल क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही शून्य से आप गुणा करेंगे उस संख्या में गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
1 नहीं आएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कंडीशन है कि गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये भी राइट है, ये भी राइट है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी परिमेय संख्या में किसी ऐसी संख्या को जोड़ना कि उसका योगफल क्या हो जाए, शून्य। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी परिमेय संख्या जो कि धनात्मक है उसका गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, अगर वो ऋणात्मक है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा। पर इस ऑप्शन ने बोला कि ऋणात्मक प्रतिलोम संख्या का किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक नहीं होता है। ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक ही होता है। यहाँ बोला नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर अगला ऑप्शन है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बिल्कुल सही, 1 को 0 से भाग देना नहीं संभव है। 1 क्या किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम 0 से भाग देंगे वो संख्या परिवर्तित हो जाएगी अनंत, और अनंत को नॉट डिफाइन यानी परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, केवल और केवल 3, और केवल 3 कहाँ है, थर्ड डी वाला ऑप्शन है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर का गुणा होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, -12/7 और 13/5 के योगफल, यानी इन दोनों के योगफल में इन्हीं के अंतर का गुणा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। हमें हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले क्या है, इन दोनों के योगफल में इन्हीं के अंतर का गुणा हमको निकालना है। तो सबसे पहले इनका योग निकालते हैं, तो -12/7, और अगर हम इसमें जोड़ते हैं कितना, 13/5, तो देखिए योगफल कितना होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए दो परिमेय संख्याएं हैं और इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है वो बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए हमने पहले भी सीखा है, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, वो भी माइनस में क्योंकि ये ऋण में है और ये प्लस में है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण होगा। ये दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेंगे, 13 और 7, 13 सते 91, और पूरे के बटे 7 बचे हो जाएगा 35, यानी -60 + 91/35। विपरीत चिन्ह फिर से आ गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विपरीत चिन्ह में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो जुड़ती नहीं है, हमेशा उनका अंतर लिखा जाएगा, और अंतर के साथ जो संख्या सबसे बड़ी है उस संख्या के सामने जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी उसके सामने लगाया जाएगा। तो 60 और 91 में आप सबको पता है 91 बड़ा है, तो 91 में से अगर 60 घटा अंतर निकालें तो इसका अंतर आ जाएगा 31 और बटे कितना, 35। इसका मतलब योग कितना आया, 31/35। योग कितना आया, 31/35। अब हमें इसका अंतर निकालना है। मैं यहाँ से इतनी चीज़ें हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें इसका अंतर निकालना, ये तो हो गया योग। अब हमें इसका अंतर निकालना है, तो अंतर अगर हम निकालें तो इसमें से इतना माइनस करना है, यानी -12/7, और इसमें से माइनस करना है कितना, 13/5। चीज़ें फिर से वैसे ही सॉल्व होंगी क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो चाहे घटाना हो या जोड़ना हो, जब तक हर बराबर नहीं होता परिमेय संख्याओं में इन दोनों संक्रियाओं को करना संभव नहीं है। तो हमें वही क्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस ये और ये प्लस, ये माइनस जो यहाँ पर लिखा होता है ये हमेशा अंश के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो 12 पंजे हो गया 60 -60, ये -13 और 7, 13 सते 91, वो भी माइनस में, और बटे 7 बचे कितना होगा, 35। देखिए दोनों ही ऋण में आ गए, तो दोनों ही जब भी ऋण में होंगे, दोनों सेम साइन में जब भी होंगे, या तो प्लस प्लस में संख्याएं हो या माइनस माइनस में संख्याएं हो, तो वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं उसी साइन के साथ, यानी उसी चिन्ह के साथ। अगर माइनस माइनस में है दोनों संख्याएं तो माइनस चिन्ह के साथ ही वो जुड़ जाएंगी, और प्लस प्लस में है अगर तो प्लस चिन्ह के साथ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये माइनस माइनस में है तो माइनस चिन्ह के साथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब अगर इन्हें हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 और 9 6 हो गया 15, यानी माइनस में 151 बटे कितना, 35। आगे हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का गुणा करना है, यानी -151 बटे 35 और किसका, 31/35 का हमें क्या करना है, गुणा करना है।
तो गुणनफल जल्दी से आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 151/31, 1 एकम 1, 1 पचे 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 1 4, यहाँ पर हो गया 1, 5 3 8, 5 1 6, फिर 4, यानी 4681। और 35 और 35 का गुणा होता है 1224। ठीक है, 1224 नहीं बल्कि 1225 होगा। देखते हैं, 1 मिनट गुणा करके देखते हैं। 35 और 35, तो 5 पचे हो गया 25, 5 तियाँ 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, तो 5 7 5 12, 1 1 2 1, 1225। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 1225 होगा। और माइनस, चूंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस में 4681/1225, तो माइनस में 4681/1225, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से चीज़ों को हमें आसानी से सॉल्व करना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y में निम्नलिखित संबंध होगा। यानी जो ऑप्शन दिए गए इस ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ों को पहले पढ़िए। यहाँ दिया है कि x या तो y से बड़ा हो सकता है, बी ऑप्शन है x y से छोटा होगा, सी ऑप्शन है x y के बराबर होगा, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यानी कि यहाँ जो लिखे गए ए बी सी ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट हैं। तो देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y में होता क्या है, हमने भी पढ़ा है किसी भी दो परिमेय संख्याओं में या तो परिमेय संख्या पहली वाली परिमेय संख्या दूसरी वाली से छोटी होगी, या पहली परिमेय संख्या दूसरी की से बड़ी होगी, या दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी। इसके अलावा और कोई संबंध उनमें नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से ए बी और सी तीनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये सारे फैक्ट आपको याद भी करने हैं, हमने थ्योरी भी कर ली है। अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना चीज़ों को और बेहतर समझने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए हम ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करके करेंगे, लेकिन ढेर सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस को भी हमें कंप्लीट करना है, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों को लेकर चलेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जीरो से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी जो ऑप्शन लिखे गए हैं ये जीरो से संबंधित है, और जीरो से संबंधित कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं ये आपसे इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले, जीरो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है कि जीरो एक परिमेय संख्या है, मैंने भी आपको बताया कि जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या मैंने जो सर्कल बना के आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देखिएगा उसमें मैंने सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, उसके ऊपर कौन सा सर्कल था, पूर्ण संख्याओं का, फिर पूर्णांक का, और उसके ऊपर परिमेय संख्याओं का। ठीक है, आप परिमेय संख्याओं के लिए अलग सर्कल था, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो प्राकृतिक नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको फैक्ट भी लिखवाया था कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और मैंने ये बोला था कि इसको आप याद करिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, उनमें चीज़ें ऐसे ही पूछी जाती हैं। थर्ड बोला है एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, यानी ये सही है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। और फिर जीरो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वेरी गुड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। यानी ये जो नीचे ऑप्शंस लिखे गए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया के लिए असत्य है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है। और फिर बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया क्रम विनिमेय होती है। और फिर बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है,
ठीक, यहाँ सत्य नहीं, इसको सत्य कर लीजिए। ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको सत्य कर लीजिए। बोला कि प्राकृतिक संख्याओं के योग की जो संक्रिया होती है वो योग की संक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला, प्राकृतिक संख्याओं की योग की संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है, बिल्कुल करती है। प्राकृतिक संख्याओं की योग की संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है, यानी जब भी हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो मिलने वाली संख्या भी आंसर के रूप में जो हमें मिलती है वो भी संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, हमने पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया जो होती है वो क्रम भिन्न होती है, ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम क्रम बदल दें तो उनके योगफल पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक संख्याओं के योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जब भी दो से ज़्यादा संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो अगर हम पहले दूसरे को जोड़कर तीसरा उसमें जोड़ें या अंत के दो को जोड़कर पहला उसमें जोड़ें तो आंसर जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। इस तरीके से तीनों ही सही हैं, तो कौन से ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 3 ये वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि a b बराबर 0, यानी a और b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a b यानी a और b का जो गुणनफल है वो क्या है, 0 है, तो निम्न में से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन आप पढ़िए। पहला ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है कि a 0 तथा b 0, a 0 अथवा b 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। सी बोला है कि a 0 है, b 0 के बराबर ना हो, या और डी बोल रहा है कि b 0 हो, a 0 के बराबर ना हो। तो ऐसा कहना, देखिए सी और डी ऑप्शन में जो दिया है जिसमें से हमसे ये बोल रहा है कि a 0 है, b 0 नहीं हो सकता, b 0 है, a 0 नहीं हो सकता, तो ये चीज़ तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ए बी बराबर 0 है तो a 0 होगा कि b 0 होगा, अनुमान नहीं लगा सकते। या तो a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए, कोई भी 0 हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 मिलता है। तो चाहे a 0 हो जाएगा तो b को गुणा करके 0 बना देगा, या b 0 हो जाएगा तो a को गुणा करके गुणनफल को 0 बना देगा, या फिर a और b दोनों ही 0 हो जाए, हम क्योंकि 0 और 0 का गुणा भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट लग रहा है, बी वाला ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 48 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है वो 173 और 240 के गुणनफल के क्या है, बराबर। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए करते क्या है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। इसने बोला कि 48 में किस संख्या से गुणा करें कि इनका जो गुणनफल है वो 173 और 240 के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर। बस यही तो है, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो जाए। तो ये जो इस क्वेश्चन मार्क है यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर देखिए बराबर, बीच में बराबर है, इधर गुणा है, तो गुणा जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो संक्रिया, मैंने बोला कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाने पर संक्रियाएँ क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, यानी उल्टी हो जाती है। अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 173 गुणे 240 और 48 का यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो 48 का क्या हो जाएगा, इनके गुणनफल में भाग हो जाएगा। अब देखिए 24 दहाई में होता है 240 और 24 दूनी होता है 48, 2 1 कनन 2, फिर 2 पच्चे हो जाएगा 10। अब 173 और 5 का करना है गुणा, तो 5 और 3 15, 5 3 15, फिर 5 7 35, 1 36, फिर 5 करन 5 और 3 बचा है हासिल, तो 5 3 8, यानी 865। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 865 वो संख्या कौन सी है जो 48 में गुणा करने पर गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर देगी, वो संख्या है 865। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिमेय संख्याओं से संबंधित कौन सा या से कथन सत्य है। यानी परिमेय संख्याओं से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है कि पूर्णांक, सभी पूर्णांक जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, यह ऑप्शन राइट है, आपको पता है, कई बार मैंने आपको बताया। किसी नियत दशमलव अंक तक लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या होती है। नियत दशमलव अंक तक लिखी जाने वाली संख्या, इसका क्या मतलब है, आपने कभी शांत और अशांत के बारे में जरूर पढ़ा होगा। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न और अशांत
आवर्ती दशमलव भिन्न, इनके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। शांत ऐसी दशमलव भिन्नें होती हैं जिन भिन्नों को दशमलव में बदलने पर पूर्ण रूप से वो दशमलव में बदल जाती हैं, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। और अशांत आवर्ती कौन सी दशमलव भिन्न होती है? ऐसी भिन्नें जिन्हें दशमलव में परिवर्तित करने पर वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, उनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा 1.732 732 732 इस तरीके से डॉट डॉट। तो ऐसी जो ऐसी जो दशमलव भिन्नें होती हैं उन्हें बोलते हैं अशांत आवर्ती। और जो भिन्न इस तरीके से होगी 1.732 और फिर खत्म, तो इस तरीके की जो भिन्न होगी वो कंप्लीटली डिवाइड होती है और इसे हम बोलते हैं शांत। तो किसी नियत दशमलव अंक, नियत का मतलब एक निश्चित दशमलव अंक तक, जैसे ये 2 तक गया उसके बाद नहीं गया, तो इस तरीके से जो नियत दशमलव अंक तक लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। ये राइट ऑप्शन है। इसके स्थान पर केवल इतना भी दे सकता है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। इसको भी याद रखिएगा, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। ये भी राइट है। प्रत्येक आवर्त दशमलव संख्या, आवर्त जिसे अशांत आवर्ती भी आप बोल सकते हैं, तो प्रत्येक आवर्त दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये भी राइट है, यानी ये वाली संख्या भी परिमेय संख्या है, दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से पहला भी राइट है, सेकंड इज आल्सो राइट एंड द थर्ड इज आल्सो राइट। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन से ऑप्शन में? बी, यानी कि 1, 2 और 3, क्योंकि हमसे बोला था कि कौन से कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि a/b और c/d दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो, यानी a/b और c/d दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो भिन्नें एक दूसरे के समान होती हैं, जैसे मान लीजिए a/b और c/d दोनों आपस में बराबर है, तो ऐसा कब संभव है? जब a का प्रथम वाले भिन्न के अंश का गुणा सेकंड जो द्वितीय भिन्न है, जो परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या को भिन्न भी बोल सकते हैं, आप सबको मैंने बताया है। ऋणात्मक परिमेय संख्या को भिन्न नहीं बोल सकते, बिकॉज भिन्न जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। ओके, यानी फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहले वाले जो परिमेय संख्या है उसके अंश और दूसरे वाले परिमेय संख्या के हर का जो गुणा होता है यानी AD, वो बराबर होता है दूसरे वाले परिमेय संख्या के अंश और पहले वाले परिमेय संख्या के हर यानी BC। तो AD बराबर BC, तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? AD इज इक्वल्स टू BC, इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए AB इज इक्वल्स टू CD है, तो जल्दबाजी में आप ऑप्शंस को रॉन्ग भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत इत्मीनान से आंसर ऑप्शंस को पढ़कर आंसर दीजिएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य। समतुल्य मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या को निकालने के लिए या तो दी गई परिमेय संख्या में किसी बराबर संख्या से उसके अंश और हर में गुणा करना होता है या फिर भाग करना होता है। तो यहाँ देखिए -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या आपसे पूछी है, तो अगर आप ऑप्शन पर एक बार देखें ध्यान से, तो ऑप्शन में B, C और D धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। केवल A ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ऋणात्मक है, और जो हमारा क्वेश्चन है वो भी ऋण में है, तो किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो समतुल्य परिमेय संख्या होगी वो भी ऋणात्मक ही होगी। तो कॉमन सेंस से भी हम इसका आंसर -2/-9 दे सकते हैं। और अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो बाई कॉन्सेप्ट भी हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस में 4/18 दिया है, तो अगर हम अंश और हर दोनों को 2 से भाग कर दें तो 4 को जब भी 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और ये ऋण यहाँ पर लग जाएगा। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 बढ़ जाएगा, तो -2/9। अब -2/9 में ऊपर अंश और नीचे हर में अगर -1 से गुणा कर दें तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 1 कम 2 और फिर प्लस माइनस माइनस 9, तो 2/-9 यानी 2/-9 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 13 का फर्स्ट ऑप्शन। 14 निम्न के में कौन सत्य है? आपसे पूछा कि नीचे जो संख्याएं दी गई है उसमें से कौन सत्य है, और यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑप्शन, उन ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि उन ऑप्शन में आपको केवल क्या दिया है कि कौन सी भिन्न किससे छोटी है और किससे बड़ी है, ये दिया हुआ आपको। तो ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास दो भिन्न है, सपोज दैट a/b और c/d है, और हमें बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिस गुणनफल में जिस अंश को इस्तेमाल करते हैं, अगर उस तरफ वाले गुणनफल, जो गुणनफल बड़ा है, उस गुणनफल में जिस परिमेय संख्या के अंश को इस्तेमाल करते हैं वो वाला क्या हो जाएगा? बड़ा
परिमेय संख्या, और जिसमें जिसका गुणनफल छोटा होगा उसमें जो परिमेय संख्या यूज की गई है, जिसका अंश यूज किया गया है, वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, पहला जो है वो माइनस में 4 कितना दिया गया है, माइनस में 4/3, और फिर दूसरा कितना है, माइनस में 2/5। अगर हम इनका गुणा करें इस तरीके से तो 5 और 4, 5 चौके 20, -20, और 3 और 2 -6 हो जाएगा। अब -20 और -6 में कौन बड़ा होता है, -6 बड़ा होता है। तो किधर वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि -6 किस में है, 2 वाले में इस्तेमाल किया गया, तो -2/5 बड़ा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर -2/5 की तरफ टेल, इसका मतलब ये छोटा है, तो फिर ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अगला बढ़िए, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको क्या दिया गया, 2/-7। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो परिमेय संख्याओं को कंपेयर करना हो तो उनके हर को पहले धनात्मक बना दीजिए, बताया था ना। तो वही चीज़ यहाँ करना होगा। सबसे पहले इसे धनात्मक बनाएंगे अगर हम, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अंश हो जाएगा ऋण में और हर हो जाएगा धन में, इस तरीके से। अब -2/7 और एक संख्या क्या है, -3/4, तो -3/4। अब इसका अगर हम गुणा करें तो -4 दूनी 8, यानी इधर -8 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 और -21 हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि ऋण में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, सो -8 इज बिगर देन -21। अगर -8 बड़ा है तो -8 किस परिमेय संख्या के अंश में गुणा होकर मिला है, इस वाले में। इसका मतलब इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, -2/7 बड़ा, 2/7 -2/7 बड़ा, या फिर उसी को 2/-7 भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए, एक सही हो गया, तो मल्टीपल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी अगर हमारे पास दो असमान परिमेय संख्याएं, यानी पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या वो समान ना हो, तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है फैक्ट के फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ऐसी दो पूर्ण संख्याएं या फिर दो परिमेय संख्याएं जो आपस में बराबर ना हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेकंड, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखकर करिएगा, और क्वेश्चंस को खुद से लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं उनको आप समझने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे इजीली, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही बेसिक चीज़ें हैं और उन्हीं बेसिक चीज़ों पर रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो बेसिक अगर हमारा कंप्लीट है, बढ़िया से तैयार है, तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके का फ्रेम हो, हम आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और धीरे धीरे अपने सेकंड टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो लेक्चर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।